एंड वेलकम टू द मैनेजमेंट क्लासेस। आज इस वीडियो में हम लोग इंटरनेशनल प्रोडक्ट लाइफ साइकिल थ्योरी को डिस्कस करेंगे। देखिए, ये इंटरनेशनल प्रोडक्ट लाइफ साइकिल थ्योरी रेमंड वोमन ने इसको डेवलप किया था। रेमंड वोमन ने इसको डेवलप किया था 1960 के अंदर, और बेसिकली इन्होंने इसमें सिर्फ ये बताया था कि जब कोई प्रोडक्ट इंटरनेशनलाइज होता है या इंटरनेशनल मार्केट में इंट्रोड्यूस होता है या एक्सपोज होता है तो वो किस साइकिल से गुजरता है। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल हमें पता है, हमने उसकी स्टेजेस भी हमें उसकी पता है कि इंट्रोडक्शन होता है, उसके बाद ग्रोथ होती है, मैच्योरिटी होती है, सैचुरेशन होता है, फिर डिक्लाइन हो जाता है। ये जो एक प्रोडक्ट की लाइफ होती है, इस लाइफ में इंटरनेशनल मार्केट को ऐड करना है। यानी अब जो हम यहां स्टडी करेंगे, अब हम यही स्टेजेस देखेंगे कि जब ये प्रोडक्ट इंटरनेशनल मार्केट में एक्सपोज किया गया तो ये किस लाइफ पर इंटरनेशनल मार्केट में चलेगा, कहां तक बिकेगा, कब रुकेगा। ठीक है, इसके अंदर बेसिकली जो वर्मन है वो ये मानकर चले हैं कि पहली बार प्रोडक्ट उसी कंट्री में प्रोड्यूस किया जाएगा जहां पर इसका इनोवेशन हुआ है। देखिए, आजकल तो आपने देखा होगा कंट्रीज जो है वो सारी एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। कोई भी एक कंट्री कोई चीज प्रोड्यूस करती है, वो 3 जगह पर और अपने प्लांट लगा देती है, वहां प्रोड्यूस करती है। यहां पर इस वुमन की थ्योरी में हम ये मानकर चल रहे हैं कि जहां पर ये प्रोडक्ट इनोवेट किया गया है, जहां पर इसको बनाया गया है, शुरुआत की गई है, उसी कंट्री में पहले ये प्रोड्यूस होगा, वहीं के लोगों में पहले ये जाएगा, उसके बाद बढ़ते बढ़ते फिर इंटरनेशनल मार्केट में जाएगा। ठीक है, और 1960 में जब ये थ्योरी दी थी वर्मन ने, बेसिकली ये यूएस पर बेस की थी, क्योंकि 1960 के अंदर यूएस के अंदर मैन्युफैक्चरिंग बहुत ज्यादा सक्सेस थी। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो था वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग था, और वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद तो ये कहा जाता है कि ये तकरीबन सारी इन कंट्रीज को डोमिनेट किया हुआ था, और बहुत ज्यादा प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रहा था और एक्सपोर्ट किया जा रहा था। ठीक है, वर्मन ने अपनी थ्योरी के अंदर जो स्टेजेस दी हैं इसकी, वो 3 दी हैं। न्यू प्रोडक्ट, यानी सबसे पहले मार्केट में न्यू प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस होता है, यानी इंट्रोडक्शन है प्रोडक्ट का। प्रोडक्ट मार्केट के अंदर आता है, लोग उसको उस वक्त तक जानने नहीं होते, अब जानना शुरू करते हैं जब वो मार्केट में प्रोडक्ट आ जाता है। फिर वर्मन ने कहा कि वो एक मैच्योरिटी पर पहुंच जाता है। ठीक है, मैच्योरिटी का मतलब यह है अब यहां पर कि अब डेवलप्ड कंट्री के अंदर इसको एक्सपोर्ट किया जाने लगता है। क्यों डेवलप्ड? एक डेवलप्ड कंट्री में जब ये बना है तो वहां डेवलप्ड कंट्री के लोग ही तो यूज कर रहे हैं ना इसको, तो उन्हीं के टेस्ट की कंट्री में इसको भेजा जा सकता है। अगर डेवलपिंग में भेज दिए तो वहां शायद लोग ना खरीदें, क्योंकि वहां टेस्ट अलग होगा। डेवलप्ड कंट्रियों का टेस्ट सेम होता है, क्योंकि इनकम ज्यादा होती है इन लोगों के पास, डिस्पोजेबल इनकम ज्यादा होती है। तो इसलिए उन्होंने कहा कि सेकंड स्टेज में जहां मैच्योरिटी होती है वहां पर इसको एक्सपोर्ट किया जाता है डेवलप्ड कंट्री के अंदर, अगर प्रोडक्ट डेवलप्ड कंट्री से चला है। और फिर लास्ट में हो जाता है इनका स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ प्रोडक्ट। स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ प्रोडक्ट का सिंपली मतलब यह है कि एक यूनिफॉर्मिटी अप्लाई की जाती है सारी कंट्रीज के लिए, कि एक सा प्रोडक्ट सारी कंट्रीज में जा रहा है। वो आ जाता है कि थर्ड स्टेज में स्टैंडर्डाइजेशन में, कि अब डेवलपिंग कंट्री में भी ये जाने लगा, और वहां फिर उसका एंड हो जाता है। इसी वर्मन की 3 स्टेजेस से 5 स्टेजेस बनाई गई हैं, जिसको प्रोडक्ट लाइफ साइकिल थ्योरी कहते हैं। वर्मन ने 3 स्टेज दी थी, इस बात को क्लियर कर लीजिएगा। वर्मन ने 3 स्टेज दी थी, न्यू प्रोडक्ट, मैच्योरिंग प्रोडक्ट एंड स्टैंडर्डाइज्ड प्रोडक्ट। ठीक है, इन 3 स्टेजेस से जो ये इंटरनेशनल प्रोडक्ट लाइफ साइकिल थ्योरी बनाई है, इसमें 5 स्टेजेस हैं। वो 5 स्टेजेस आपको पता ही होंगे। इंट्रोडक्शन, यानी मार्केट में पहली बार प्रोडक्ट का आना। ठीक है, उसके बाद आ जाता है ग्रोथ, अब लोग जानने लगे इसको। ठीक है, फिर मैच्योरिटी आ जाती है,
अब ये प्रोडक्ट ग्रोथ में तो है लेकिन उस स्टेज में नहीं है, थोड़ा सा मामला अब नीचे होता चला जा रहा है। फिर सैचुरेशन आ जाता है। यानी अब ना सेल बढ़ रही है ना घट रही है, एक जगह रुक गई है, ठीक है। और लास्ट में इसमें आ जाता है डिक्लाइन। प्रोडक्ट लाइफ जो हम पढ़ते हैं, प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल जो होती है वो यही होती है। यहां हम इसको इंटरनेशनल ट्रेड में पढ़ रहे हैं। यहां मैं आपको एक चीज और बता दूं, कुछ जगह पर आप देखेंगे कि ये इसकी वर्मन की 3 स्टेजेस दी हैं, कहीं पर आप 4 स्टेजेस देखेंगे, इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी एंड डिक्लाइन, ठीक है। सैचुरेशन नहीं होगा, वो इसको पार्ट को मिला देते हैं इसको, ठीक है। और कहीं पर आप 5 देखेंगे, तो 5 मैक्सिमम है अब तक जितनी स्टेजेस आई हैं, इसलिए मैंने 5 ले लिए कि आप फिर जब 5 याद होंगी तो कर ही लेंगे कुछ ना कुछ, ठीक है। अब देखिए, इस हल्का सा आइडिया दूं मैं इसको। ये प्रोडक्ट इस तरह से चलता है हमारा, यहां से उठा, तेज चल रहा है, फिर वो ग्रोथ हल्की हो गई, सैचुरेशन आ गया और फिर डिक्लाइन, ठीक है। तो ये तो इंट्रोडक्शन फेज हो गया, फर्स्ट फेज हो गई, ठीक है। सेकंड फेज के अंदर बहुत तेज बढ़ रहा है अभी, ठीक है। मैच्योरिटी के अंदर ग्रोथ तो है लेकिन कम हो गई, सैचुरेशन में ना ग्रोथ है और ना डिक्लाइन है, और फिर ये फाइनली 5th स्टेज आपकी डिक्लाइन आ गई। तो ये फर्स्ट स्टेज हो गई, ये सेकंड स्टेज हो गई, ये 3rd हो गई, ये 4th हो गई और ये 5th हो गई, ठीक है। अब हम एक एक करके इन स्टेज को देखेंगे कि क्या होता है इंटरनेशनल मार्केट में जब कोई प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस किया जाता है। देखिए, इंट्रोडक्शन से साइकिल स्टार्ट हो जाती है। जैसे कोई प्रोडक्ट मार्केट के अंदर आया, सपोज कर लीजिए आप एक प्रोड्यूसर हैं, आपने प्रोडक्ट बनाया और अपनी ही मार्केट के अंदर, अपनी ही कंट्री में उसको आपने इंट्रोड्यूस कर दिया, और आपकी डेवलप्ड कंट्री है। देखिए, क्योंकि माना जाता है, एग्जैक्टली 100% ठीक नहीं है लेकिन माना जाता है और कई हद तक सही भी है कि ज्यादातर प्रोडक्ट जो डेवलप किए जाते हैं वो एडवांस कंट्रीज में ज्यादा होते हैं, डेवलप्ड कंट्रीज में ज्यादा होते हैं, डेवलपिंग में भी होते हैं लेकिन मैक्सिमम प्रोडक्ट डेवलप में किए जाते हैं। तो हम मान के चलते हैं कि यहाँ जो हमने प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस किया है, जो साइकिल स्टार्ट हुई है वो डेवलप्ड कंट्री से हुई है, क्योंकि डेवलप्ड कंट्री के अंदर डिस्पोजेबल इनकम ज्यादा होती है, तो वो ज्यादा चीजें आसानी से खरीद पाते हैं। अब जब ये इंट्रोड्यूस किया गया है तो इस वक्त सेल लो होगी, प्रोडक्ट की सेल लो होगी तो प्रॉफिट भी लो होगा। तीसरी बात, इस स्टेज के अंदर एक फायदा यह होता है क्योंकि प्रोडक्ट इंटरनेशनलाइज नहीं किया गया होता, तो अगर प्रोडक्ट में कोई कमी है तो अभी भी वो डेवलप किया जा सकता है, अभी भी उसमें कोई अगर प्रॉब्लम आ रही है तो रेक्टिफाई की जा सकती है, उसको अपने हिसाब से चेंज किया जा सकता है, मार्केट के हिसाब से चेंज किया जा सकता है। तो ये टाइम होता है अभी, क्योंकि मार्केट एक बार अगर आपका प्रोडक्ट इंटरनेशनल मार्केट में चला गया फिर चेंजेस लाने बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाते हैं, ठीक है। अगली बात, इसमें कॉम्पिटिटर्स बहुत कम होते हैं, कॉम्पिटिटर बहुत ज्यादा नहीं होते आपके, और जो आपका रेवेन्यू होता है वो बेसिकली आपके प्रोडक्ट की यूनिकनेस पर डिपेंड करता है, प्राइस पे नहीं करता है, क्योंकि अभी तो आपने अपने प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस किया है, अभी आप एकदम अगर उसको ज्यादा कर देंगे तो मुश्किल हो जाएगी। अभी तो आप प्रोडक्ट को मार्केट को दिखा रहे हैं, ठीक है। तो इस वक्त जो आपका प्रोडक्ट आपका जो रेवेन्यू है वो बेसिकली यूनिकनेस की वजह से कि ये मेरा प्रोडक्ट है और ये सबसे अलग है, सबसे ज्यादा फायदेमंद है। अभी तक इतना चला है। उसके बाद जब ग्रोथ शुरू होती है इसकी, अभी इंट्रोड्यूस हुआ, जब ग्रोथ शुरू हुई तो हम आ जाते हैं सेकेंड स्टेज ग्रोथ में। अब यहां पर तेजी से ग्रोथ होना शुरू होती है। होता क्या है, यहां पर प्रोडक्ट अपनी रिक्वायरमेंट्स को मीट कर लेता है। हम ये मान के चलते हैं कि हमने जिस वजह से इस प्रोडक्ट को प्रोड्यूस किया है और जिसलिए हम इस पर मेहनत कर रहे हैं, अब ये वहां पर पहुंच रहा है, ठीक है। प्रोडक्ट बहुत ज्यादा मार्केट के अंदर पॉपुलर हो जाता है, कॉम्पिटिटर्स बहुत आने लगते हैं। अब जाहिर जब प्रोडक्ट मार्केट में ज्यादा बिकेगा तो आपके कॉम्पिटिटर बढ़ना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। जब कॉम्पिटिटर बढ़ते हैं उसके बाद जो ओरिजिनल प्रोड्यूसर होता है जिसने ये शुरू किया होता है प्रोडक्ट को, उसको अब एडवर्टाइजमेंट वगैरह के यानी प्रमोशनल एक्टिविटीज के लिए बजट बढ़ाना पड़ता है, क्योंकि दूसरी कंपनीज जब ये बनाने लगती हैं तो वो
इसके कस्टमर को लेने लगती हैं। अब वो अपने कस्टमर को वापस लाने के लिए या मेंटेन करने के लिए प्रमोशनल एक्टिविटीज करते हैं, एड्स चलाते हैं टीवी पर, न्यूज़पेपर पर, होर्डिंग्स पर, इंटरनेट पर, ईमेल्स भेजे जाते हैं जगह जगह पर। इस तरीके से वो अपने कस्टमर को रेक्टिफाई करने की कोशिश करते हैं। इस स्टेज में क्योंकि प्रोडक्शन मास स्केल पर होने लगता है, एकदम तेज हो रहा है ना, ग्रोथ एकदम तेज हो रही है, तो ये मास स्केल पर हो जाता है। जब ये मास स्केल पर होता है तो हमारी कॉस्ट कम होने लगती है, एवरेज कॉस्ट कम होने लगती है। ये तो अगर आपको पता होगा कि जब प्रोडक्शन ज्यादा किया जाता है तो कॉस्ट कम होने लगती है। अच्छा, जब कॉस्ट कम होने लगती है तो जाहिर है फिर प्रॉफिट ज्यादा होता है। प्रॉफिट ज्यादा होता है तो और लोग अट्रैक्ट होती हैं, और फर्म अट्रैक्ट होती हैं, तो कंपटीशन और बढ़ता है। इस तरीके से सिस्टम चलता है। अब यहां पर जब ये अपनी मार्केट को कैप्चर कर लिया उस फर्म ने, कॉम्पिटिटर्स भी आ गए हैं, वो भी काम कर रहे हैं, अब ये कोशिश करता है कि मैं पेनिट्रेट करूं दूसरी कंट्रीज में। ठीक है, यहां पर अब वो मार्केट रिसर्च करवाता है फॉरेन की। अब वो कोशिश करता है कि अपना एक्सपोर्ट को दूसरी कंट्रीज में शिफ्ट करूं। जब ये काम होता है तो जाहिर है उस कंट्री के अंदर वो नया प्रोडक्ट होता है। तो ये एक स्टेज है जहां जबरदस्त वाला डेवलपमेंट होता है और दूसरी कंट्रीज में काम करना शुरू कर दिया होता है। अब एक स्टेज आ जाती है उसके बाद मैच्योरिटी। इस मैच्योरिटी स्टेज के अंदर प्रोडक्ट डेवलप तो हो रहा होता है, ग्रोथ तो होती है, लेकिन इस स्टेज के बराबर नहीं होती है। आप देखिए यहां पर कर्व थोड़ा फ्लैट होता चला गया है ना, तो ये ग्रोथ कम हो रही है। जब ये ग्रोथ कम होती है तो इसका मतलब यह है कि अब आपके प्रोडक्ट में एक तरीके का सैचुरेशन पॉइंट आ रहा है, यानी आप नए कस्टमर नहीं ढूंढ पा रहे हैं। जो कस्टमर आपके थे वो खरीद चुके, वो ले चुके हैं और वेल नोन प्रोडक्ट आपका हो गया है, लेकिन नए कस्टमर्स आप नहीं खरीद पा रहे हैं। दूसरी बात, मार्केट के अंदर डुप्लीकेट प्रोडक्ट्स भी आ जाते हैं। मैच्योरिटी की एक वजह यह भी होती है कि मार्केट में डुप्लीकेट प्रोडक्ट्स बहुत आ जाते हैं। जब डुप्लीकेट आते हैं तो लोग कहते हैं कि यार ऑलमोस्ट सेम ही तो है और आधे पैसे से भी कम में मिल रहा है, तो लोग वो ले लेते हैं। तो बेसिकली इस प्रोड्यूसर के कस्टमर जा रहे हैं ना उधर, है ना, तो ये भी एक मैच्योरिटी की बहुत बड़ी वजह होती है। इस तरीके से इसके कस्टमर कम होने लगते हैं और इसका प्रॉफिट डिक्रीज हो जाता है। प्रॉफिट जाहिर है अब भी ग्रोथ है, अब भी ग्रोथ है, लेकिन एज कंपेयर टू द सेकंड स्टेज अब यहां पर उसका प्रॉफिट थोड़ा सा कम हो जाता है। और डेवलपिंग कंट्री के अंदर ग्रोथ ज्यादा होने लगती है एज कंपेयर टू दी डेवलप्ड कंट्री, क्योंकि डेवलप्ड कंट्री में पहले इंट्रोड्यूस किया गया था, वहां के लोग जान गए थे, वहां पर सैचुरेशन आने, वो मैच्योरिटी हो गई है। अब वो डेवलपिंग कंट्री की तरफ रुख करते हैं। अब वो मैच्योरिटी के स्टेज में अब प्रोड्यूसर डेवलपिंग कंट्री की तरफ जाते हैं, तो वहां उनको थोड़ी ज्यादा सेल मिलती है। अच्छा, यही स्टेज है क्योंकि अब डेवलप्ड और डेवलपिंग दोनों में सेल किया जा रहा है, एक्सपोर्ट किया जा रहा है, तो यहां पर प्रोडक्ट को स्टैंडर्डाइज किया जाता है, स्टेबल डिमांड हो जाती है दोनों प्रोडक्ट की, दोनों जगह पर। मैंने जैसे बताया स्टैंडर्डाइजेशन का यही मतलब है कि जो एक यूनिफॉर्मिटी को मेंटेन किया जाता है अपने प्रोडक्ट को सारी मार्केट में रखने के लिए, यानी हर मार्केट में एक सा प्रोडक्ट जा रहा है, तो उसको स्टैंडर्डाइजेशन कहते हैं। तो इस तरीके से हमारी जो प्रोड्यूसर है वो अपने प्रोडक्ट को लेकर मैच्योरिटी स्टेज में आ जाता है, और जब वो डेवलप और डेवलपिंग दोनों जगह पर करने लगता है, स्टैंडर्डाइजेशन हो जाता है, प्रॉफिट भी कम हो गया है, अब वो एक जगह आकर यहां पर रुकने लगता है। ठीक है, और इस तरह आप पहुंच जाते हैं अपनी सैचुरेशन स्टेज के अंदर। ये सैचुरेशन स्टेज आपको याद होगा, ये क्रॉस मैंने इसीलिए लगाया था कि कुछ जगहों पर ही आपको स्टेज मिलेगी, कुछ डॉक्यूमेंट्स में आपको स्टेज नहीं मिलेगी। सैचुरेशन स्टेज का मतलब है कि अब आप अपनी पीक पर पहुंच गए हैं सेल की, यानी अब आप हाईएस्ट सेल जो सेल कर सकते हैं आप उसके पीक पर आ चुके हैं, उसके ऊपर अब नहीं बढ़ सकती सेल, और जाहिर है बढ़ नहीं सकती तो घट भी नहीं सकती, तो स्टेबल हो जाती है, यानी यहां से ऊपर भी नहीं जा रही और यहां से नीचे भी नहीं जा रही है, एक जगह रुकी हुई है, स्टेबल हो गई है। इसको सैचुरेशन कहा जाता है। और इसकी वजह यह होती है कि मार्केट के अंदर बहुत सारे सब्स्टिट्यूट आ गए होते हैं। दूसरी कंपनीज जो होती हैं उन्होंने मार्केट के काफी शेयर को कैप्चर कर लिया होता है।
इसमें अर्ली स्टेज में तो थोड़ी सी स्टेबिलिटी होती है, लेकिन आप यहां पर इस स्टेज पर इसके एंड में आ जाइए तो वहां सेल डिक्रीज होना शुरू हो जाती है, और जहां सेल डिक्रीज होना शुरू होगी वहां आप अपनी फिफ्थ स्टेज यानी डिक्लाइन में पहुंच गए। डिक्लाइन में आपकी सेल बहुत तेजी से कम होना शुरू हो जाती है, और जाहिर है इसका इफेक्ट आपके प्रॉफिट मार्जिन पे बहुत ज्यादा पड़ता है। जब आपके प्रॉफिट पे असर पड़ेगा तो इसका मतलब अब आपका इंटायर बिजनेस ड्रास्टिकली डिक्लाइन हो रहा है, बहुत बुरी तरह से कम होता चला जा रहा है। जो दूसरी कंट्रीज होती हैं, एक बड़ी वजह मैं आपको बताऊं, देखिए दूसरी कंट्रीज जो होती हैं इस प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस हुए सालों हो गए होते हैं, काफी टाइम हो गया होता है। जब ये डिक्लाइन पर होता है तो उस वक्त तक ये प्रोडक्ट किसी दूसरी कंट्री में और इंप्रूवमेंट के साथ प्रोड्यूस किया जाता है। हमने एक प्रोडक्ट को प्रोड्यूस किया, इंट्रोड्यूस किया, ग्रोथ में आ गया, मैच्योरिटी में, सैचुरेशन में आया। डिक्लाइन में उस वक्त आ जाता है जब कोई दूसरी कंट्री उसी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने लगे और उससे अच्छी बनाने लगे। जाहिर एक प्रोडक्ट तो पहले से आप बना चुके हैं, अब वो अगर उसी को बनाएंगे अब तो कुछ इंप्रूवमेंट करेंगे ना उसके अंदर, तो वो प्रोडक्ट अब और अच्छा होता है। और ये प्रोडक्ट वो न सिर्फ दूसरी कंट्रीज में एक्सपोर्ट करते हैं बल्कि आपकी कंट्री में भी एक्सपोर्ट करने लगते हैं। आपकी कंट्री के लोग भी उस प्रोडक्ट को लाइक करने लगते हैं क्योंकि वो इंप्रूव्ड है। तो जाहिर है जब आपकी अपनी कंट्री के जो नेशनल्स हैं वो आपका प्रोडक्ट नहीं ले रहे हैं, बाहर का ले रहे हैं यही वाला प्रोडक्ट, तो अब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, या तो आप प्रोडक्ट को डिसकंटिन्यू कर दें या आप अपनी कंपनी को सेल कर दें, बेच दें, या फिर एक तीसरा ऑप्शन होता है अगर पॉसिबल हो कि आप अपने पूरे बिजनेस को किसी डेवलपिंग कंट्री में शिफ्ट कर दीजिए, क्योंकि डेवलपिंग कंट्री में अभी थोड़ा बहुत स्कोप होता है, इसलिए वहां जाकर थोड़ा काम कर सकता है। इस कंट्रीज में या डेवलप कंट्रीज में अभी प्रोडक्ट काम नहीं करेगा। ठीक है, तो यही 5 स्टेजेस हैं इंटरनेशनल प्रोडक्ट लाइफ साइकिल थ्योरी की। मुझे उम्मीद है समझ में आया होगा। कोई चीज अगर समझ में ना आई हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।